आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की भाग 2 को देखेंगे। इसके भाग 1 में हम लोग कुछ बात किए थे अपवर्तन के विषय में। शायद आपने वीडियो को देखा होगा और उसको समझने का प्रयास किया होगा। और आज जो है भाग 2 की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले लेंस से शुरू किया जा रहा है कि लेंस क्या होता है। मतलब प्रकाश के परावर्तन में जो भी प्रक्रियाएं हुई थी वह दर्पण के माध्यम से हुई थी, और अपवर्तन में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वह लेंस के माध्यम से होती हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब कुछ जैसे कि मान लीजिए चैप्टर का नाम है, चैप्टर का आपका नाम क्या है? प्रकाश परावर्तन, ठीक है। फिर अपवर्तन, है ना। तो दोनों में प्रकाश का ही खेल है। परावर्तन में प्रकाश ही रोल निभाता है और अपवर्तन में प्रकाश ही रोल निभाता है। लेकिन परावर्तन में प्रकाश एक माध्यम में रोल निभाता है। बात हुआ था, एक माध्यम समझते हैं ना, जैसे कि हवा से हवा में ही बात हो रही थी। लेकिन जब अपवर्तन की बात की जाएगी तो हवा से पानी की बात की जा रही थी, हवा से कांच की बात की जा रही थी, हो रही थी ना ऐसा बात। अब देखिए उसी प्रकार परावर्तन में जो भी प्रक्रियाएं हो रही थी वह दर्पण के माध्यम से हो रही थी। दर्पण 3 प्रकार के थे, एक समतल, एक उत्तल और एक अवतल। अब लेंस की बारी है। अब अपवर्तन में लेंस के माध्यम से बात होगी। मतलब ये सभी चीजें जो हैं एक मतलब क्या है कि एक सपोर्ट के रूप में रखिएगा। इससे इसमें बात हो रहा है, इसमें इसमें बात हो रहा है, तो वह सपोर्ट के माध्यम से आपके दिमाग में वो बातें देर तक टिकी रहेंगी, याद रहेंगी आपके दिमाग में। सुने बातों को, अर्थात और बिना सपोर्ट का बात करिएगा तो वह आपके दिमाग में टिकाऊ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको दिमाग में बातें आ रही होंगी। अब अपवर्तन की बातें करते हैं। तो अपवर्तन में सबसे पहले होती है, मतलब इसमें और भी जो बातें हुई थी वो सब हो चुकी हैं। अब लेंस की बात है। लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई एक पारदर्शी माध्यम है जिसका जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। एक या दो पृष्ठ से क्या हो, गोलीय हो। जैसे कि दर्पण था वह एक पृष्ठ से था, लेकिन लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ क्या होता है कि माध्यम होता है, जिसमें से एक या दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। इसका पहला लेंस का पहला प्रकार हो गया उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसको बोला जाएगा। वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार बाहर की ओर हो उसे उत्तल लेंस बोलते हैं। जैसे कि हम लोग क्या देखे थे, उत्तल उत्तल जो है ऐसे था, उत्तल दर्पण जो ऐसे था, ठीक है। एक ही भाग था इसका, लेकिन लेंस ये दो भाग हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो गया, समझ गए। तो इसे उत्तल लेंस कहा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है। क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है। इस लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। किस लेंस को, उत्तल लेंस को, क्योंकि यह अपने से चलने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ जाके मिल जा रही है, यहाँ चल रही है, यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ जाके मिल जा रही है, यहाँ चलने के बाद सीधे चल जा रही है, यहाँ चलने के बाद ले जाके मतलब सभी किरणों को ले जाके एक बिंदु पर मिला दे रही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। और इसके विपरीत अवतल दर्पण होता है, समझ गए। लेंस में ध्यान दीजिएगा, उत्तल उत्तल लेंस को
क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। ध्यान दीजिए, बहुत मतलब छोटी सी ऐसी बात है जहाँ पे अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए, उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो उत्तल दर्पण होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वह किरणों को बिखेर देता है। ठीक है, और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है कि अभिसारित करता है, एक जगह पे मिलाता है। इसलिए अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। अंतर समझ में आ रहा है आपको? मतलब उल्टा चल रहा है। हमने आपको पहले ही साइंस पढ़ाने से पहले ही बताया था कि इसमें कुछ उल्टी मतलब बातें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। ये दोनों बात याद रहेगा। अवतल लेंस क्या होता है? अपसारी। दोनों सबका एक ही रीजन है। अपसारी क्या करता है? किरणों को एक जगह पे लाके मिलाता है और अपसारी क्या करता है? तो किरणों को एक जगह से बिखेर देता है। आपको किरण पुंज पढ़ाया गया होगा, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, वहीं से इसका बेस है। अपसारी किरण पुंज से अपसारी दर्पण बनता है, अभिसारी किरण पुंज से अभिसारी दर्पण बनता है, या अपसारी किरण पुंज से अपसारी लेंस बनता है, या अभिसारी किरणों पुंज से उत्तल मतलब अभिसारी लेंस बनता है। याद रहेगा? ये बात समझ में आ गया बात? चलिए, तो वही चीज आप यहाँ पे किरण आरेख के माध्यम से आपने देखा। अगर आपसे कोई पूछे किरण आरेख के माध्यम से बताएं कि उत्तल लेंस कौन सा लेंस है या अभिसारी लेंस है, तो आपको यही किरण आरेख बनाने होंगे और समझाना होगा कि उपयुक्त मतलब चित्र में हम यह देख रहे हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के बाद लेंस की दूसरी तरफ फोकस पर, ठीक है ना, फोकस पर अभिसरित होती हुई नजर आ रही है। अर्थात लेंस किरणों को अभिसारित कर रहा है, इसलिए इस लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किसी को दिक्कत? अब अवतल लेंस की बारी है। अवतल लेंस वह लेंस, ठीक है ना, जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होते हैं। क्या होते हैं? अंदर की ओर वक्रित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे, समझ रहे हैं? अंदर की ओर मतलब अंदर की ओर धसे होते हैं। यकीन यही ना, एक यही ना अवतल दर्पण था, याद है? इसमें दो अवतल दर्पण हैं, मिलकर क्या बन गए हैं? अवतल लेंस बन गए हैं। समझ में आ रही बात? तो इसे हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। और इसे अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणों को अपसरित कर देता है। यहाँ से आकर के, यहाँ से किरणें आ रही हैं, यहाँ से आकर के यहाँ पर कर रही हैं और इधर चली जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ चला रही है, यहाँ चली जा रही है। मतलब ये अपने पे आने वाली किरणों को बिखेर दे रहा है। यहाँ से अलग अलग किरणें हो जा रही हैं, यहाँ से इधर चली जा रही है, यहाँ से इधर चली, फिर यहाँ जाएंगी, इधर चल जाएंगी, इधर चल जाएंगी, इधर चल जाएंगी, यहाँ से आएंगी, इधर टकराएंगी, टकराने के इधर चल जाएंगी। फिर ऐसे किरणों को क्या करेगा? ये बिखेर देता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। ये चीजें हम लोग दर्पण में भी पढ़े होंगे। जो चीजें हम लोग दर्पण में पढ़े हैं वही चीजें लेंस में होती हैं, लेकिन इसमें लेंस में होती है और उसमें दर्पण में होती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? तो अगला पेज हम देखते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो लेंस का जो केंद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं।
सभी गोलीय लेंस के प्रत्येक पृष्ठ के गोले को उस भाग को, जैसे कि मान लीजिए यह जो गोला बना हुआ है कहीं ना कहीं गोला का हिस्सा होगा, तो इसके केंद्र को हम क्या बोलेंगे, और यह जो हिस्सा बना हुआ है भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गोला का हिस्सा होगा, इसके केंद्र का बोलेंगे वक्रता। एक बात हुआ ना कि गोलीय मतलब दो गोलीय दर्पणों का अंश होता है जिसे सेट करने पर लेंस बनता है, हुआ ना बात अभी, ठीक है। दूसरी प्रकार अवतल दर्पण का भी अगर बात करेंगे, अवतल दर्पण को हमने मिटा दिया, लेकिन यहाँ से था ऐसे हम मिलाओगे तो अवतल, फिर यहाँ से ऐसे मिलाओगे तो ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। लेंस के प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होते हैं, इन गोलों के केंद्र को हम लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C1 और C2 द्वारा सूचित किया जाता है, C1 C2 C1 C2। तो दिक्कत समझ गए। अब मुख्य अक्ष, तो इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इन दोनों केंद्रों को जब मिला दिया जाए तो जो रेखा बनेगी वो क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। समझ गए, समझते रहिए अच्छे से, हो जाएगा किसी को। आगे बढ़ते हैं। गुजरने वाली काल्पनिक और सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। वीडियो को रोक करके आप इन सभी परिभाषाओं को भी लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप उसे समझ भी सकते हैं। ये दूसरी वीडियो को भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे मर्जी वैसे, लेकिन काम पूरा हो जाना चाहिए। प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र किसे, लेंस का केंद्रीय बिंदु, इसका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित किया जाता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस को कहाँ टच कर रही है, यहाँ कर रही है, फिर यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, और ये फिर यहाँ कर रही है। लेंस को जो टच कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम O द्वारा सूचित करते हैं। किसी को दिक्कत, O और O डैश द्वारा सूचित कर दिया। द्वारक, तो गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, अब वृत्ताकार रूपरेखा का जो ये व्यास है इसे क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसमें इसके द्वारक ही है, ठीक है। द्वारक मतलब उसका व्यास, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इसका द्वारक यहाँ होगा, व्यास होगा इसका, इसके अंदर से बना ये होगा इसका द्वारक, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, इसका द्वारक होता है। पतले लेंस, ऐसे लेंस, पतले लेंस कौन से होते हैं, तो ऐसे लेंस जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, ऐसे लेंस को, ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। मतलब जिनकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत छोटी लेंस को हम लोग पतला लेंस कहा जाता है, ठीक है, जिसका पतला मतलब त्रिज्या होता हो। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस कैसे निकलता है, तो फोकस जैसे दर्पण में निकलता था वैसे इसमें भी निकलता है। दर्पण में कैसे निकलता था, दर्पण में क्या बात होती थी कि किसी भी दर्पण के में मौजूद मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, किसी भी दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर परिवर्तित होती है, मिलती होती है या मिलती हुई नजर आती है, इसमें मिलती है, अवतल में मिलती है और उत्तल में मिलती हुई नजर आती है, क्या कहलाती है, फोकस। तो वही चीज इसमें भी है, उत्तल लेंस भी वही है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की बहुत सारी किरणें आपतित होती हैं और ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर अवसरित होती हैं, वो मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस कहलाती हैं। मिलती है जाके लड़ रही है, मुख्य फोकस करा रही है। यहाँ ये मुख्य फोकस, फोकस 1 फोकस 2, फोकस 1 फोकस 2 क्यों, क्योंकि दो दर्पण इसमें मिला हुआ है, तो दोनों दर्पण के अपने अपने फोकस होंगे, होंगे नहीं होंगे, सुन है बात जी। सारा खेल दो दर्पणों का है, दो दर्पण को आपस में मिला दिया गया और जोड़ दिया गया, तो वह क्या बन गए, लेंस बन गए। किसी को दिक्कत आ रही बात समझ में सबको, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अवतल लेंस का मुख्य फोकस वही चीज है जो उत्तल में है, वही चीजें अवतल लेंस में भी है। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें आपतित होती है और किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं वह मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल में अभिसरित होती हैं और अवतल में अपसरित होती हैं। पहली बात हुआ था कि अवतल को अपसारी दर्पण अपसारी लेंस और उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना? चलिए समझ गए ना? यहाँ देखिए अवतल का मुख्य फोकस यहाँ है। देखिए किरणों क्या कर रहा है? अपसारित कर रहा है, फैला रहा है। लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस से प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा फोकस दूरी। अब यहाँ से इसको मिलाने वाली रेखा फोकस दूरी। प्रकाशीय केंद्र को पी द्वारा विशुद्ध किया जाता है, कहीं कहीं इसमें ओ द्वारा लिखा गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। अब यही चीजें फोकस दूरी बोलेंगे। अब यही चीज लेंस में है कि प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु को मिलाने वाली रेखा फोकस दूरी कहलाती है। मतलब दर्पण में जो परिभाषाएं हैं वही परिभाषाएं लेंस में भी हैं। सिर्फ लेंस और दर्पण लगाने दो थोड़ी सी अंतर है, उसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यदि आप बेसिकली सीखते हो तो आपको तनिक भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और यदि आप ऊपर की पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ ऊपर ही पढ़ रहे हो, डायरेक्ट लेंस याद करने की कोशिश कर रहे हो, दर्पण के विषय में जाने नहीं हो और डायरेक्ट लेंस याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको तकलीफें रहेंगी। ठीक है? चलिए, गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है? जो नियम आपको दर्पण में चिन्ह परिपाटी का था, लगभग वही नियम इसमें भी होता है। उसको पॉइंट याद करते हैं। गोलीय लेंसों में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। दर्पण में भी सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाती थी। इसमें भी सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाती हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, उत्तल की हमेशा धनात्मक होती है और अवतल की हमेशा ऋणात्मक होती है। जिस ओर से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग को ऋणात्मक माना जाता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। जिधर से प्रकाश मतलब प्रवेश करता है, जैसे कि इधर से प्रवेश करेगा तो ये सब क्या क्या माना जाएगा? कि ऋणात्मक ही माना जाएगा। अर्थात जिधर हम बिंब को रखते हैं वह भाग ऋणात्मक होगा। बिंब मतलब वस्तु को रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ भी वस्तु रख रहे थे हम लोग दर्पण में, तो उसी प्रकार हम यहाँ भी वस्तु रखेंगे। जिधर हम बिंब को रखते हैं वह सब भाग क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझ गए? इसी प्रकार उत्तल की फोकस क्या होगी? दूसरी तरफ न होगी। इसलिए उत्तल क्या था? धनात्मक था और सब ऋणात्मक था। ठीक है? लेंस में सभी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब को धनात्मक कहते हैं। जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और जो उल्टा बनते हैं उसे क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? चलिए, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब को ऋणात्मक कहते हैं। याद रहेगा? ये सही पॉइंटों को लिख याद रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है? 2-4 पॉइंट है, आराम से याद हो सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब लेंस के धनात्मक भाग में बनते हैं और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो होते हैं वह धनात्मक भाग में बनते हैं। उल्टा बात मतलब सीधे उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। जब धनात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, और वास्तविक और उल्टा होगा तो धनात्मक होगा, और आभासी होगा और सीधा होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। किसी को दिक्कत नहीं? बिंब की ऊंचाई सीधा होता है इसलिए इसे धनात्मक लेते हैं। बिंब की ऊंचाई हमेशा सीधा ही होता है। वस्तु जिसका आप मतलब क्या प्रतिबिंब बनाना चाहते हो वो हमेशा सीधा होता है, तो प्लस में होता है। प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है, तो प्रतिबिंब H1 उल्टा हो तो वास्तविक हो, वास्तविक और उल्टा हो तो इसे ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है? अभी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तल और अवतल लेंस में क्या अंतर है। उत्तल और अवतल लेंस के अंतर को हम देखते हैं। तो ये उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया। इसमें F1 हो गया, 2F हो गया। 2F मतलब त्रिज्या होता है, वो त्रिज्या जो आपको बात किया गया। C बराबर 2F आपको सिद्ध करवाया गया है, R बराबर 2F। ठीक है? पिछले वीडियो में सिद्ध कराया गया, प्लेलिस्ट में उसको डाला भी गया है, आप वहां से देखे भी होंगे। फिर यहाँ पे 2F हो गया। यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है।
देखने से दिखाई दे रहा है, इसको रटने की क्या गरज है। फिर यह लेंस ऊपर मोटा और बीच में पतला होता है, रटने की कोई गरज नहीं है। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, अभी बात हो चुका है, एक बिंदु पर अभिसारित करता है। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अपसारित कर देता है। यह अधिकतर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आता है, यह केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब आता है। इस तरीके से अंतर को आप लिख सकते हैं और लिख करके याद कर सकते हैं। कुछ अंतर हमने लिखा है, देखिए। तो ये सभी लेटर जो है मतलब इसमें आ रहे हैं फ्रेश, थोड़ा छोटा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप थोड़ा सा क्या है कि अपने मतलब मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं, और यानी तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। इसलिए लेटर छोटा छोटा हो गया क्योंकि मान लीजिए उत्तल और अवतल लेंस के अंतर को तो दिखाना है। और या नहीं तो आप इन सभी चीजों को अपने मतलब बुक के माध्यम से भी तो निकाल सकते हैं। ऐसा बात थोड़ी है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो इसमें जो अंतर लिख दिया गया है वो कहीं से लिख दिया गया है और यही सही है। आप कहीं से भी व्यवस्था कर सकते हैं, आप बुक पढ़िएगा तभी मिल सकता है। और इसमें वही से बातें ना है जो हमने आपको अभी बता रखा है। उत्तल लेंस प्रकाश को इकट्ठा करता है, वही बात है जो ये बताया गया, प्रकाश को इकट्ठा किया था, देखे हैं। अवतल लेंस प्रकाश को फैला देता है, बस। तो इसमें है क्या, खुद से भी आप अपने हिसाब से आंसर बना सकते हैं। उत्तल लेंस प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी कैमरा लेंस में गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग गाड़ियों की हेडलाइट बनाने में, दाढ़ी बनाने में, कान और नाक के डॉक्टर इत्यादि इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। वैसे भी तो हम पढ़ भी तो रहे हैं, इसमें प्रतिबिंब कुल 6 स्थिति बनता है, इसमें प्रतिबिंब कुल 2 स्थिति बनता है। तो ये तो हम लोग देखे हैं, दर्पण में भी देखे थे, दर्पण में भी हम लोग देखे थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 स्थिति बना था और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब 2 स्थिति बना था। इसमें उल्टा है, इसमें उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 6 स्थिति बन रहा है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब 2 स्थिति बन रहा है, मतलब उल्टा। उत्तल लेंस को अवतल दर्पण समझ के पढ़ना है और अवतल दर्पण को उत्तल लेंस समझ के पढ़ना है, तब आपको क्लियर हो जाएगी बात। समझ के पढ़ना है, अभी नहीं कि हूबहू वही है, समझ रहे बातों को, समझ के पढ़ना है, मतलब बेस बना के पढ़ने हैं, सपोर्ट बना के पढ़ने हैं। इसके सपोर्ट से याद हो गया, जैसे उत्तल लेंस की बातों को सपोर्ट में रखिएगा तो अवतल लेंस याद होगा, अवतल लेंस की बातों को सपोर्ट में रखिएगा तो उत्तल लेंस याद होगा। जैसे लेंस की क्षमता की बात हो रही है कि लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को डिग्री में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डिग्री में। मतलब लेंस का मतलब तो अवतल हो गया, उत्तल हो गया, दोनों हो गया। तो जो अभिसरण करता है या अपसरण करता है उसको डिग्री में मापा जाता है। किसमें, डिग्री में। डिग्री में मापने को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, इसके द्वारा पी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है, जिसे बड़ा डी द्वारा सूचित किया जाता है। एक डायऑप्टर जो 1 मीटर या 100 सीएम के बराबर होता है। कितना होता है, एक डायऑप्टर 1 मीटर या 100 सीएम के बराबर होता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। व्युत्क्रम होता है अर्थात P द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात यदि कहा जाए तो P बराबर यदि 1/f लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही फार्मूला भी होता है कि लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस। अगर किसी लेंस की क्षमता ज्ञात करनी हो तो उसके फोकस दूरी को उल्टा कर दीजिए तो आपके लेंस की क्षमता पता लग जाएगा, ठीक है। जिसे डायऑप्टर द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, और एक डायऑप्टर जो है 1 मीटर या 100 सीएम के बराबर होता है, ठीक है। यदि फोकस दूरी f को मीटर में व्यक्त करने की क्षमता हो जो डायऑप्टर में व्यक्त किया जाता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्योंकि उत्तल लेंस धनात्मक था ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक था और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक थी, तो उसकी क्षमता भी धनात्मक और ऋणात्मक ही हो जाएगी, सपोर्ट में रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बातों को। लेंस की क्षमता से प्रश्न पूछा गया है एक कि एक अवतल लेंस की एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सीएम और इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी कितनी है, 25 सीएम है, तो बस क्षमता बराबर P/1/25। तो अवतल लेंस है तो माइनस में होगा,
-25 हो जाएगा। जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो -0.25 हो जाएगा। अर्थात अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इसलिए -0.25 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, और बुक में भी प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब थोड़ा सा बुक दीजिए तो देखा जाए क्या क्या हो गया और क्या क्या बाकी रहा, उसके विषय में चर्चा किया जाए। तो प्रकाश के परावर्तन में तो हमें लग रहा है कुछ बाकी नहीं रहा, उसमें तो सब चीजें बुक से हो चुकी हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन की अगर बात की जाए तो इसमें जो है आपका अपवर्तन हो चुका है, फिर इसके अपवर्तनांक हो चुका है, फिर लेंस हो चुका है, लेंस के प्रकार हो चुके हैं, फिर इसकी किरणों की फोकस दूरी वगैरह सब हो चुकी है। अच्छा, एक चीज ये बाकी रहा, किरणों की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब बनने की स्थिति। जैसे कि हमने आपको एक तालिका के माध्यम से परावर्तन में आपको एक तालिका के माध्यम से बताया था कि वस्तुएं जब एफ पर होती हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उसी प्रकार लेंस में भी है कि वस्तुएं जब फोकस पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। ठीक है, तो यही चीज बच रहा है। और जिस तरह अवतल दर्पण में था उसी तरह उत्तल लेंस में सारी चीजें बनती है। ठीक है, तो आप इसमें आपके बुक में मतलब दिया गया है तालिका, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं और कहाँ बन रही है इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये जो क्या है कि मतलब ये जो बनाने वाला है किरण आरेख जो है उसको बना करके पीडीएफ के रूप में लाना और फिर क्लास करना थोड़ा सा मुश्किल है। और यदि आप नहीं कर पाइएगा तो हम उसे भी बना करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और इन सबसे जरूरी है, ये तो मेरे क्या है कि कंटेंट हो गया, लेक्चर क्लास हो गया, इन सबसे जरूरी है कि जो आपको अभ्यास में जो सवाल दिए गए हैं इन सभी सवालों का अभ्यास करना, साथ में जो इसमें नॉमेरिकल क्वेश्चन जो दिए गए हैं, आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, उनका भी प्रैक्टिस करना। और हम लोग धीरे धीरे, अभी तो 1 साल पढ़ना बाकी है, अभी तो बैच शुरू हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इसको भी बनाने की कोशिश किया जाए। लेकिन आप अपने स्तर पर अपना कोशिश जारी रखिए और हम अपने स्तर पर हम अपना कोशिश जारी रख रहे हैं। दोनों आदमी की कोशिश जारी रहने पर हम लोग अच्छा से अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विज्ञान की दुनिया में। और अच्छी जानकारी लेने के बाद विज्ञान का तो क्या है कि जिस तरीके से सिलेबस, मतलब विज्ञान के सिलेबस जिस तरीके से विस्तारित है उसी तरीके से विज्ञान की जरूरत भी विस्तारित है। यदि आप विज्ञान के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको अपने दैनिक जीवन में भी परेशानियां नहीं होंगी। रही बस नौकरी लेने की या सरकारी जॉब लेने की या प्राइवेट रूप में भी कहीं काम करने की, तो वहाँ भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। और इन सबसे अलग हटके फिलहाल आप 10th में है, मैट्रिक में है, तो आपको मैट्रिक में अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं, तो इसके लिए भी आपको फायदा होगा। अर्थात सब मिला जुला करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि हम लोगों को मेहनत करना चाहिए और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अर्थात अपवर्तन में हम सिर्फ किरण आरेख नहीं बता पाए, मेरे भागिक और भाग 2 में अपवर्तन की सारी बातें हो चुकी हैं, सिर्फ किरण आरेख का बात नहीं हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस पर वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको समझने के लिए सपोर्ट के रूप में आप हमारा प्रकाश का परावर्तन वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में वस्तुएं कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। जिस तरीके से उसमें बात हुआ है उसी तरीके से इसमें भी बात हुआ है। और देखने के बाद यदि आप बुक भी देख लीजिए, अगर देखने के बाद आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से कमेंट कीजिएगा, उसको फिर से बना के दूसरा वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा। ये हो गया, पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम, पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम कि आपको अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करनी है। अगर नहीं बन सका तो हमने कल 9th का गति नामक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बना करके डाला था, वैसे भी मैं अपवर्तन का और परावर्तन का क्वेश्चन आंसर बनवा करके डाल दूंगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर बनवा के डालना यह उचित नहीं है। आप इतना कंटेंट पढ़ चुके हैं तो आपको अपने से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और फिर देखना चाहिए कि आपसे हो पा रहा है या नहीं। अभ्यास में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो शिक्षकों के लिए नहीं होते हैं, अभ्यास में दिए गए क्वेश्चन जो बच्चों के लिए होता है कि बच्चे उसे बनाएं। लेकिन बच्चे अगर जहां तहां फंसते हैं, 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बना लिए, 6 क्वेश्चन बना लिए, 4 क्वेश्चन में फंस गए, तो शिक्षक 4 क्वेश्चन को बताता है। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन अगर शिक्षक ही बताता है तो यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब आप क्या पढ़ें कि प्रत्येक क्वेश्चन शिक्षक से ही पूछना पड़ रहा है। आपने क्या चैप्टर को समझा कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन हमसे ही पूछना पड़ रहा है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, आंगिक प्रश्न होते हैं। उन आंगिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको गणित जैसे बनाते हैं वैसे आपको उसमें भी मतलब वी यू तो नहीं, इसमें भी तो है वी यू, वी है प्रतिबिंब दूरी, यू वस्तु दूरी, इन सभी चीजों को देखना है और उसको मान बैठाते हुए सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है।
जैसे दर्पण सूत्र में था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, उसी प्रकार लेंस सूत्र भी होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, लेंस की क्षमता के लिए भी सूत्र होता है जिसे आपने देखा, फिर आवर्धन के लिए भी सूत्र होता है। जो जो दर्पण सूत्र में था वही वही चीजें लेंस सूत्र में भी होती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप मेहनत करिएगा तो जितना पढ़ा दिया गया है इतना ही आपके लिए बहुत बेहतर है। इतना को पर भी यदि आप कमांड कर लेते हैं तो आगे का काम आपका बेहतर होगा। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आप काम कर पाइएगा, जैसे मैं कह रहे हैं वैसे आप कर पाइएगा और आप सफल जरूर होइएगा। आज इसी के साथ मेरी ये वीडियो समाप्त होती है। अगले किसी वीडियो में हम अगले किसी पाठ को लेकर के या आपकी जैसी फरमाइश होगी वैसे वीडियो को लेकर के मैं हाजिर होऊंगा।